दिस इज कॉक्लियर इम्प्लांट्स। इसको हम कौन कौन से डिस्क में देखेंगे? फर्स्ट इंट्रोडक्शन, सेकंड कंपोनेंट्स एंड फंक्शनिंग ऑफ कॉक्लियर इम्प्लांट्स, थर्ड कैंडिडेसी प्रोफाइल, फोर्थ आउटकम्स ऑफ कॉक्लियर इम्प्लांटेशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग आउटकम्स, फिफ्थ इवैल्यूएशन एंड सिक्स्थ सर्जरी एंड सेवंथ कॉम्प्लिकेशंस ऑफ कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी, एट्थ ऑडियोमेट्रिक ब्रेन स्टेम इम्प्लांट EBI। तो ये 8 हेडिंग्स हैं। फर्स्ट इंट्रोडक्शन है। तो कॉक्लियर इम्प्लांट्स क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो कि प्रोवाइड कर सकते हैं यूजफुल हियरिंग और इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन एबिलिटीज़ उन पर्सनस के लिए जिनको सिवियर से प्रोफाउंड सेंसरी हियरिंग लॉस होता है और जो बेनिफिट नहीं कर सकते हियरिंग एड्स से। सो कॉक्लियर इम्प्लांट इज electronic device that can provide useful hearing and improve communication abilities for persons having severe to profound sensorineural hearing loss and who can benefit from hearing aids. Then second, components and functioning of cochlear implants है। तो ये 2 हेडिंग्स में है। फर्स्ट एक्सटर्नल कंपोनेंट एंड सेकेंड इंटरनल कंपोनेंट। तो एक्सटर्नल कंपोनेंट में 2 चीज़ें आती है। फर्स्ट एक्सटर्नल स्पीच प्रोसेसर एंड सेकेंड ट्रांसमीटर। देन इंटरनल कंपोनेंट में अगेन 2 चीज़ें आती है। फर्स्ट रिसीवर एंड स्टिमुलेटर पैकेज एंड सेकेंड इलेक्ट्रोड एरे। देन थर्ड कैंडिडेसी प्रोफाइल है। कैंडिडेसी प्रोफाइल में 6 थिंग्स आएंगी। फर्स्ट बायलैटरल सिवियर प्रोफाउंड sensorineural hearing loss, second no benefit from hearing aids, third no medical contraindication, fourth realistic expectation, fifth family and social support, sixth adequate cognitive function। तो हम कैसे पेशेंट्स को सिलेक्ट करते हैं कॉक्लियर इम्प्लांट करने के लिए? जिनमें बायलैटरल सिवियर से प्रोफाउंड सेंसरी हियरिंग न्यूरल हियरिंग लॉस होता है, सेकेंड जिसमें लिटिल या कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा होता है हियरिंग एड्स से, थर्ड उनमें कोई मेडिकल कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं होता है सर्जरी के लिए, फोर्थ रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होती है उनकी कि जितना सुनना है मतलब एटलीस्ट थोड़ा सा सुनना है, इस टाइप की एक्सपेक्टेशन। देन फिफ्थ फैमिली और सोशल सपोर्ट अच्छा होता है टुवर्ड हैबिलिटेशन। सिक्स एडिक्वेट कॉग्निटिव फंक्शन अच्छा होता है डिवाइस को यूज़ करने के लिए, मतलब ऐसा कुछ नहीं रहता है कि उसको निकाल ही दिया। फोर्थ फैक्टर्स अफेक्टिंग आउटकम्स ऑफ कॉक्लियर इम्प्लांटेशन। कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करता है? फर्स्ट पोस्टलिंगल पेशेंट्स, सेकेंड प्रीलिंगल चिल्ड्रन, थर्ड शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ डेफनेस, फोर्थ न्यूरल प्लास्टिसिटी। तो फर्स्ट पोस्टलिंगल पेशेंट्स, पोस्टलिंगल मतलब क्या? स्पीच और लैंग्वेज के डेवलप होने के बाद। तो प्रीवियस ऑडिटरी एक्सपीरियंस कैसा है पोस्टलिंगल पेशेंट्स का हियरिंग एड्स को पहले यूज़ करते हुए, वो फैक्टर अफेक्ट करेगा। दैन सेकेंड यंगर एज अगर इम्प्लांटेशन में है, स्पेशली प्रीलिंगल चिल्ड्रन में जिनमें लैंग्वेज डेवलप नहीं हुई है, तो वो फैक्टर भी अफेक्ट करेगा कॉक्लियर इम्प्लांट को। देन थर्ड शॉर्टर ड्यूरेशन है अगर डेफनेस का, तो वो फैक्टर अफेक्ट कर सकता है। फोर्थ न्यूरल प्लास्टिसिटी है ऑडिटरी सिस्टम के अंदर, तो वो फैक्टर भी अफेक्ट कर सकता है। नाउ फिफ्थ है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन कैसे करते हैं कॉक्लियर इम्प्लांट का कि सही है कि नहीं? ऑडियोलॉजिकल इवैल्यूएशन में ये एज ऑफ पेशेंट पे भी डिपेंड करता है कि कैसे इवैल्यूएट करता है। तो इसमें 6 हैं। फर्स्ट है प्योर टोन ऑडियोग्राम, सेकेंड स्पीच डिस्क्रिमिनेशन टेस्ट, थर्ड टिम्पैनोमेट्री, फोर्थ ऑटो एकॉस्टिक एमिशन, फिफ्थ ऑडियोमेट्री ब्रेन स्टेम रिस्पॉन्सेस ABR एंड सिक्स्थ ऑडिटरी स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्सेस ASSR। प्योर टोन ऑडियोमेट्री में वही हियरिंग लॉस निकालते हैं। देन सेकेंड स्पीच डिस्क्रिमिनेशन टेस्ट में वर्ड को वो रिकॉग्नाइज कर पा रहा है या नहीं ये चेक करता है। थर्ड टिम्पैनोमेट्री में इम्पिडेंस ऑडियोमेट्री का पार्ट होता है टिम्पैनोमेट्री, तो उसमें भी हियरिंग से रिलेटेड ही हम चेकिंग करते हैं। फोर्थ ऑटो एकॉस्टिक एमिशन में भी टाइप 1 हेयर सेल्स, टाइप 2 हेयर सेल्स, ये सब चेक करते हैं। फिफ्थ ऑडिटरी ब्रेन स्टेम रिस्पॉन्सेस में ब्रेन स्टेम की फंक्शनिंग को चेक करते हैं हम ABR में। देन सिक्स्थ ऑडिटरी स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्सेस में ASSR में स्टेबिलिटी चेक करते हैं। देन सिक्स्थ है सर्जरी। सर्जरी में 2 तरीके से कर सकता है, एक तो द फेशियल रिसेस अप्रोच है एंड सेकेंड द पेरिकैनाल टेक्निक्स है। तो फेशियल रिसेस अप्रोच में पीछे से हम अप्रोच करते हैं फेशियल रिसेस के थ्रू, एक सिंपल कॉर्टिकल मैस्टोइडेक्टोमी की जाती है पहले, और उसके बाद शॉर्ट प्रोसेस जो है वो इनकस का वो
और लेटरल सेमी सर्कुलर कैनाल जो होता है उसको आइडेंटिफाई कर देता है। फिर फेशियल रिसेस को ओपन करते हैं पोस्टीरियर टिम्पैनोटोमी से, क्योंकि उसके आसपास के स्ट्रक्चर्स को आइडेंटिफाई करेंगे तब तो उसको ओपन करेंगे। फिर कॉक्लियोस्टोमी फिर करते हैं एंटेरो इंफीरियर में, मतलब राउंड विंडो के आगे और उसके नीचे। तो कॉक्लियोस्टोमी करके फिर उसको डाल देते हैं कॉक्लियर इम्प्लांट को, इलेक्ट्रोड को। देन सेकेंड पेरिकेनाल टेक्निक्स है, तो उसमें दो आती है, फर्स्ट वेरिया एंड सेकेंड सुप्रामिएटल रिसेस अप्रोच। तो ये दो टेक्निक्स है उसमें। उसमें कैसे करते हैं पेरिकेनाल टेक्निक्स में टिम्पैनोमिएटल फ्लैप को एलिवेट करके एक कॉक्लियोस्टोमी करते हैं, या तो एंटोरल या पोस्टोरल अप्रोच से। देन सेवन्थ है कॉम्प्लिकेशंस ऑफ कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी। तो कॉम्प्लिकेशंस में दो आएंगे, फर्स्ट अर्ली कॉम्प्लिकेशंस एंड सेकेंड लेट कॉम्प्लिकेशंस। तो अर्ली कॉम्प्लिकेशंस में क्या क्या आ सकते हैं, 6 थिंग्स आ सकती है, 6 कॉम्प्लिकेशंस। फर्स्ट फेशियल पैरालिसिस, सेकेंड वुंड इन्फेक्शन, थर्ड वुंड डेहिजेंस, फोर्थ इलेक्ट्रोड माइग्रेशन, फिफ्थ डिवाइस फेलियर, सिक्स्थ पोस्ट ऑपरेटिव डिजीनेस, सेवन्थ मेनिंजाइटिस। फेशियल नर्व का पैरालिसिस हो सकता है क्योंकि हम वहीं से अप्रोच कर रहे हैं कॉक्लियर इम्प्लांट के लिए। सेकेंड वुंड का इन्फेक्शन हो सकता है, वुंड अगर जो है मतलब जो भी हमने प्रोसीजर किया है सर्जरी में उसके वजह से वुंड फॉर्म हो गया होगा तो उसका इन्फेक्शन हो सकता है। थर्ड वुंड का डेहिजेंस हो सकता है, डेहिजेंस मतलब क्या, बर्स्ट होना, स्प्लिट हो जाना। देन फोर्थ इलेक्ट्रोड का माइग्रेशन हो सकता है, इलेक्ट्रोड अपनी जगह से डिसलोकेट हो सकता है। फिफ्थ डिवाइस का फेलियर हो सकता है, कॉक्लियर इम्प्लांट हो सकता है काम ना करे। सिक्स्थ पोस्ट ऑपरेटिव डिजीनेस हो सकता है, मतलब ऑपरेशन के बाद चक्कर आ सकते हैं पेशेंट को। सेवन्थ मेनिंजाइटिस, मेनिंजस का इन्फ्लेमेशन भी हो सकता है क्योंकि वहीं पास में ही रहता है। सेकेंड लेट कॉम्प्लिकेशंस में क्या होता है, 5 कॉम्प्लिकेशंस है। फर्स्ट एक्सपोजर ऑफ डिवाइस एंड एक्सट्रूजन, सेकेंड पेन एट साइट ऑफ इम्प्लांट, थर्ड माइग्रेशन और डिस्प्लेसमेंट ऑफ डिवाइस, फोर्थ लेट डिवाइस फेलियर एंड फिफ्थ ओटाइटिस मीडिया। तो लेट कॉम्प्लिकेशंस में पहला डिवाइस का एक्सपोजर हो जाएगा, एक्सट्रूजन निकल सकती है डिवाइस बाहर। सेकेंड जहाँ पे इम्प्लांट किया है वहाँ पे दर्द हो सकता है बाद में। देन थर्ड माइग्रेशन या डिस्प्लेसमेंट, डिवाइस का माइग्रेशन पहले भी हो सकता है बाद में भी हो सकता है। देन फोर्थ लेट डिवाइस फेलियर, डिवाइस फेलियर पहले भी होगा अगेन और बाद में भी हो सकता है। देन फिफ्थ ओटाइटिस मीडिया हो सकता है, मिडिल ईयर का इन्फेक्शन इसकी वजह से। ना एट्थ है ऑडिटरी रेंज टाइम इम्प्लांट ABI। तो ये क्या होता है, इसको हम कौन कौन से एरियाज में देखेंगे, फर्स्ट इंट्रोडक्शन, सेकेंड नीडेड व्हेन एंड थर्ड हेल्प व्हेन। तो फर्स्ट इंट्रोडक्शन है इसका, ये इम्प्लांट होता है जो कि डिज़ाइन किया जाता है कॉक्लियर न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स को स्टिमुलेट करने के लिए ब्रेन स्टेम में डायरेक्टली उस इम्प्लांट को प्लेस करते हैं और लेटरल प्रोसेस ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल में। तो इट इज़ द इम्प्लांट ABI इज इम्प्लांट डिजाइन टू स्टिमुलेट द कॉक्लियर न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स इन ब्रेन स्टेम डायरेक्टली बाय प्लेसिंग इम्प्लांट इन लेटरल प्रोसेस ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल। तो इसकी कब ज़रूरत होती है, जब बायलैटरल एकॉस्टिक न्यूरोमा होता है। तो सेकेंड इसका नीडेड व्हेन बायलैटरल एकॉस्टिक न्यूरोमा। थर्ड हेल्प एंड, तो किस में हेल्प करता है, 3 चीज़ों में, फर्स्ट कम्युनिकेशन, सेकेंड अवेयरनेस एंड थर्ड रिकॉग्निशन ऑफ एनवायरमेंटल साउंड्स। तो फर्स्ट कम्युनिकेट करने में पेशेंट की हेल्प करता है, सेकेंड अवेयर रहने पे आसपास के साउंड्स के लिए एंड थर्ड एनवायरमेंटल साउंड्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए। अब इसका एक डायग्राम है प्रिंसिपल्स का कॉक्लियर इम्प्लांट के। तो इसमें ये है, फर्स्ट स्पीच प्रोसेसर एंड ट्रांसमीटर दिया हुआ है जो कि एक्सटर्नल कंपोनेंट होते हैं। सेकेंड रिसीवर स्टिमुलेटर जो कि इंटरनल कंपोनेंट है। देन थर्ड यहाँ पे एरे ऑफ इलेक्ट्रोड्स शो किया गया है। देन यहाँ पे टू ब्रेन जा रहा है। तो फर्स्ट एक्सटर्नल स्पीच प्रोसेसर कैप्चर करता है साउंड को और कन्वर्ट कर देता है उसको डिजिटल सिग्नल में। यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर डला हुआ है उसका मतलब ये है। और सेकेंड जो लोकेशन शो है वहाँ पे क्या, प्रोसेसर सिग्नल को सेंड करता है डिजिटल सिग्नल को इंटरनल इम्प्लांट में। ये सेकेंड में ये है। देन थर्ड एरे ऑफ इलेक्ट्रोड्स जहाँ पे वहाँ पे क्या होता है, इंटरनल इम्प्लांट सिग्नल को टर्न करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और फिर उसको एक एरे में सेंड करता है कॉक्लिया के इनसाइड जो एरे होता है उसमें। देन फोर्थ क्या करता है, इलेक्ट्रोड्स ना स्टिमुलेट करते हैं हियरिंग नर्व को बाईपासिंग डैमेज्ड हेयर सेल्स। हियरिंग नर्व को डायरेक्टली स्टिमुलेट कर देते हैं डैमेज हेयर सेल्स को बाईपास करते हुए और ब्रेन परसीव करता है सिग्नल और इसलिए हम फिर साउंड सुनते हैं। तो
ये था कॉक्लियर इम्प्लांट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।